अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आइए अब हम नावल के पार्ट नंबर 7 की तरफ पढ़ते हैं। कभी वो मोबाइल की स्क्रीन पर नजर आते शहरोज को देखता तो कभी उसके पीछे सोई हुई मीरब को। उसे शहरोज की याद आ रही थी, लेकिन मीरब की यादों ने तो बेचैन करके रखा हुआ था। इसलिए कमरे में आते ही उसने वीडियो कॉल मिलाई थी। उसे अंदाजा था कि मीरब इस वक्त सो रही होगी, लेकिन शायद उसकी किस्मत बहुत अच्छी थी जो मोबाइल चलाते शहरोज ने गलती से उसकी कॉल पे कॉल लिया। उसे जब नींद नहीं आती थी तो मीरब का मोबाइल उठाकर उल्टे सीधे तरीके से चलाता रहता था, और ये तरीका आज अलमीर के बड़े काम आया था। मोबाइल में नजर आते अलमीर को देखते वो खिलखिला कर हंसता था। यकीनन वो उसे मिस कर रहा था, क्योंकि मीरब और बीजान के बाद उसके पास ही पाया जाता था। अलमीर उसे उसकी हैरत पूछा था, लेकिन उसे कौन सा अलमीर की बातें समझ आनी थी। अपनी ही जबान में उसे बातें कर रहा था और उसका सवाल समझ आए बिना वो उसकी हर बात सुनकर अपना सर हिला रहा था। वो रातों को अक्सर जाग जाता था, इसलिए मीरब एक सर पर खुश होती थी और दूसरे सर पर 1.5 तक के लगा देती थी, जो इस वक्त भी लगे हुए थे। मेरे बच्चे ने इतना अच्छा काम किया, मुझे अपनी मामा का चेहरा दिखाया है, बताकर क्या चाहिए अभी ला कर दूंगा। वो उसे ऐसे पूछ रहा था जैसे उसके पूछने पर शहरोज ने उसे फौरन बता देना था कि उसे क्या चाहिए। उसे तो यकीन अलमीर की बात भी समझ नहीं आई होगी, लेकिन उसके लिए एक खास तोहफा तो अलमीर ने ले जाने का इरादा जरूर किया था, क्योंकि शेरोज ने अपनी मामा का चेहरा दिखाकर उसके बेचैन दिल को करार जो पहुंचाया था। आइजल कहाँ है? वो तो सो रही थी ना। कमरे में दाल होते ही आइजल की गैरमौजूदगी को देखकर वो ठड़का। उसका एक अलग कमरा मौजूद था, लेकिन अपने किसी कमरे को छोड़कर वो हर किसी के कमरे में सो जाती थी, क्योंकि अकेले सोने से वो अक्सर डर जाती थी। हाँ, वो जाग गई थी। उसके बाद असफन ने उसे नूर के पास छोड़ गया था, तो आइजल वहीं उसके पास सो गए थे। मैं देख कर आता हूँ। शामिर से तंग मत करें, सो रही है तो सोने दे। हयात की बात पर नरमी मुस्कुराहट शामिर के लबों पर दौड़े। उसने झुर्ली उतारती हुई हयात को देखा और पीछे से उसे अपने हसाब में ले लिया। तुम्हें तंग कर लो? नहीं, मुझे भी नींद आ रही है, तो मुझे भी सोने दे। उसका हसाब तोड़ती अपने कपड़े निकालने लगे। जब उसका रूह अपने जान काटकर शामिर ने उसकी पुरुष को अलमारी के साथ लगाया और उसके लबों पर झुक गया। शामिर, मत तंग करें। लबों को आजाद मिलते ही उसे मुंह बनाकर कहा था, तुम्हारे इस मामले में कभी मैंने चलने दी है जो आज चला रही हो? उसके फूले चेहरे को नजरअंदाज करके शामिर ने उसे बेड पर लटाया, उसके वजूद पर काबिज होता चला गया। साहिर, कुछ तो शर्म करें। हाथों से चूड़ियां उतारते उसने झंझलाकर साइड से कहा, जिसके पीछे खड़ा उसे अपने हंसा में लिया उसके गर्दन पर झुका हुआ था। इतने सालों में भी उसके रोमांस में कोई भी कमी नहीं आई थी। वो तो आज भी पहले दिन जैसा ही था। क्या मसला है तुम्हारे साथ माही? मुझे तंग मत करो। मैं तंग नहीं कर रही, तंग आप मुझे कर रही हैं। छोड़े मुझे। गुस्से से उसे दूर करती वो वॉशरूम की जानब जाने लगे, जब उसका हाथ पकड़कर साहिल ने उसे बैग पर दिखा दिया और उसके ऊपर झुक गया। माहिम जान, मेरे प्यार से तुम तंग आ गई हो? नहीं। उसका हफा अंदाज देखा माहिम ने जल्दी से अपना सर नफी में हिलाया। तो फिर इस तरह से बिहेव क्यों कर रही हो? क्योंकि मुझे नींद आ रही है। लेकिन मैं भी किससे कह रही हूँ? आप तो शुरू दिन से मेरी नींद के दुश्मन है। उसकी बात सुनकर वो हल्का सा हंसा। बिल्कुल, मैं तुम्हारी नींद का दुश्मन हूँ, और ये दुश्मनी तो मुझे ताहयात निभानी है। आज नहीं निभाए, आज दोस्ती का लें। नहीं, मेरी आज भी तुम्हारी नींद से दुश्मनी ही है। उसके वजूद पर अपने हाथों का बेपाक लम्स छोड़ते हुए वो दिलकशी से मुस्कुराया था, और उसके लबों को अपने लबों में कैद करके हमेशा की तरह अपने करता चला गया। सारे कामों से फारग होकर वो अपने कमरे में आया, जहां पर इज़ा मैडम नाइट सूट पहने सोने की पूरी तैयारी कर चुकी थी। ये तुम क्या कर रही हो इज़ा? मैं सो रही हूँ माहिर। मैं तो कितना कुछ सोच कर आया था और तुम सोने की तैयारी में लगी हुई हो। वेस्ट कोट उतारकर वो इज़ा के करीब आया। माहिर शाह, अब अपनी सोचों को बदल लीजिए, क्योंकि अब ये आपके नहीं आपके बेटों के करने वाले काम है। ईजा ने उसका चौड़ा सीना हल्के से थपथपाते हुए कहा था, और खुद पर कमर डालकर लेट गई। उसे लेटता देखकर माहिर ने कमर उसके वजूद से हटाया और उसके ऊपर झुक गया। माहिर, ये क्या हरकत है? बात तो अभी मुकम्मल भी नहीं हुई थी ईसा शाह, जो तुम सुनने जा रही हो। जी नहीं, बात मुकम्मल हो चुकी है। नहीं हुई है, तुमने अधूरी बात की थी, और पूरी बात यह है कि मेरे बेटे भले जवान हो गया, लेकिन बुरा तो मैं भी नहीं हुआ। आज मेरे छछोड़े और बेबाक बेटे की वेडिंग नाइट है, इसलिए मैंने सोचा मैं भी अपने गुजरे लम्हे ताज़ा कर लूँ। नहीं, आपको कोई जरूरत नहीं है गुजरे लम्हों को याद दिलाने की। उसकी बात सुनते ही ईसा ने घबरा कर कहा था, और उसकी घबराहट देखकर कमरे में माहिर का जानदार कहकर गूंजा। ईजा यार, आज सारा दिन बहुत काम किया है मैंने, और मैं बहुत थक गया हूँ, इसलिए अब तो मुझे तंग मत करो। बस खामोशी से मेरी बाहों में लेटी रहो और मुझे मेरा काम करने दो। उसका झुका हुआ चेहरा ऊपर उठाकर माए ने हल्के से उसकी थोड़ी को छुआ, और उसकी बंद आंखों पर अपने लपड़ाकर उसे अपनी बाहों में कैद करता चला गया।
آپ کو پتا ہے شاہ، آج میں بہت ہی پیاری لگ رہی تھی۔ کپڑے چینج کر کے وہ سیدھا بیڈ پر بیٹھے اسیم کے پاس آئی۔ اچھا، یہ بات تمہیں کس نے کہہ دی؟ سب کہہ رہے تھے، اور مزے کی بات بتاؤں؟ بات بتانے سے پہلے وہ کھلکھلا کھانسی، جس پر اسیم نے تعجب سے دیکھا۔ قصبہ، تم ٹھیک تو ہو نا؟ جو نام کی عقل تمہارے پاس تھی، کہیں وہ بھی ختم تو نہیں ہوگے؟ اسیم کی بات سنتے اس کی ہنسی رکی اور ہب کی سے اس کی طرف دیکھنے لگے۔ آپ سے تو بات تنائی فضول ہے۔ منہ بنا کر وہ بیڈ پر اپنا رخ موڑ کر لیٹ گئے۔ اچھا بتاؤ، کیا کہہ رہی تھی؟ میں سن رہا ہوں۔ اس کا روح اپنی جانب کر کے اسیم نے نرمی سے پوچھا، جس پر وہ اپنے پہلے والے انداز میں واپس آ گئے۔ میں بتا رہی تھی کہ ایک عورت مجھ سے ملی ہے اور مجھے کہنے لگی آپ کتنی خوبصورت ہیں۔ وہ تو مجھے لڑکی کی بڑی بہن سمجھ رہی تھی، پھر جب میں نے اسے بتایا کہ میں لڑکے کی دادی ہوں تو وہ بہت ہی حیران ہوئی۔ یقیناً وہ بھی تمہاری طرح کی عقل رکھتی ہوگی۔ لب دنتل دبا کر اپنی مسکراہٹ روکی۔ بس جلتے ہی رہنا مجھ سے، ویسے جلنا تو چاہیے بھی، میں تو اس عمر میں بھی اتنی جوان اور پیاری ہوں اور آپ اچھے ہاتھ سے بوڑھے ہو چکے ہیں۔ اچھا، تمہیں بتاؤں کتنا برا ہو گیا ہوں میں؟ وہ قصبہ کو اپنے بے انتہا قریب کر کے پوچھنے لگا، جس پر اس نے اپنی مسکراہٹ دبا کر اسیم کے گردن پہ اپنی باہیں ڈالی۔ بتا دے، میں نے کب انکار کیا؟ اس کی بات سن کر اسیم نے ہنستے ہوئے اس کی ناک پر اپنے لب رکھ کر اس کے ہونٹوں کو چھوا اور اسے خود میں بیچ لیا۔ وہ حیرت سے اندھیرے کمرے کو دیکھ رہا تھا۔ وہ یہاں کیا کر رہا تھا؟ ہاتھ پر آ کر اس نے لائٹ آن کی، جس کے باعث وہ اندھیرا کمرہ روشنی میں نہا گیا۔ وہ حیرت سے ہر طرف دیکھ رہا تھا۔ وہ ہان ولا میں موجود اس کا اپنا کمرہ تھا، لیکن وہ یہاں پر کیسے آیا؟ رونے کی آواز سنتے وہ چونک کر آواز کی طرف دیکھنے لگا اور وہاں پر آئزل کے روتے وجود کو دیکھ کر وہ پریشانی سے اس کی طرف بڑھا، جو اپنا سر جھکائے رو رہے تھے۔ آئزل، تم یہاں پر کیا کر رہی ہو اور تم رو کیوں رہی ہو؟ اس کے قریب جا کر وہ پریشانی سے پوچھنے لگا۔ جب اس کی آواز سن کر آئزل نے جھٹکے سے اپنا سر اٹھایا، اس کو دیکھتے ہی سہم کا دیوار سے چپک گئے۔ آئزل، کیا ہوا ہے؟ مجھ سے دور رہیں۔ گھبراتے وہ مزید دیوار کے ساتھ چپکنے لگی۔ مجھے نہیں رہنا، مجھے یہاں سے جانا ہے۔ وہ روتے وہاں سے جانے لگے جب اسفند نے اس کا ہاتھ پکڑ کر اسے اپنے قریب کر لیا۔ آئزل، تم مجھ سے دور جا رہی ہو؟ چھوڑے مجھے۔ تم بتاؤ تو ہوا کیا ہے؟ کیا مجھ سے کوئی غلطی ہوئی ہے؟ آپ گندے ہیں، میں سب کو بتاؤں گی آپ نے میرے ساتھ کیا کیا تھا۔ آئزل کے الفاظ سنتے ہی اسے مزید کچھ پوچھنے کی ضرورت نہیں تھی، شاید اسے سب یاد آ گیا تھا۔ اگر آپ ہی گیا تھا تو آپ کسی چیز کی پرواہ نہیں تھی، اسے بس آئزل کی پرواہ تھی جو اسے دور جانے کی کوشش کر رہے تھے۔ تم ساری دنیا کو بتا دو، مجھے اب بھی کوئی پرواہ نہیں ہے، بس مجھ سے دور مت جاؤ۔ مجھے نہیں رہنا آپ کے ساتھ۔ میری خطا اتنی بڑی نہیں تھی جتنی بڑی تم مجھے سزا دے رہے تھے۔ آئی ہیٹ یو۔ پلیز آئزل، مجھ سے دور مت جاؤ۔ بھیگی آنکھوں سے وہ خود سے دور جاتی آئزل کو دیکھ رہا تھا۔ اس کے چیخوں پکار ہر طرف گونج رہے تھے، جسے نظر انداز کیے وہ اس سے دور ہوتے جا رہی تھی۔ آئزل، آنکھ کھلتے ہی وہ حیرت سے ہر طرف دیکھنے لگا۔ اس کا وجود پسینے سے شربور تھا، جبکہ خود کو وہ گہرے گہرے سانس لے رہا تھا۔ اپنی پسینے سے بڑی ہوئی شرٹ اتار کر اس نے دور پھینکی اور اے سی آن کر دیا۔ شکر ہے یہ ہوا تھا۔ سکون بڑی سانس لے کر وہ ہڑبڑاتے ہوئے بیڈ پر گرا۔ آئزل کو دیکھا گیا ہوا اس کے ذہن سے نہیں جا رہا تھا۔ اگر اسے سب یاد آ گیا تو کیا ہوگا؟ یہ سوچ آتے دماغ کی رگیں جیسے پھٹنے کے قریب ہو چکی تھی۔ وہ یہاں سے صرف اس لیے گیا تھا تاکہ آئزل کے کومے میں جانے کے بعد جس ندامت میں وہ ڈوبتا جا رہا تھا اسے نکل آئے۔ وہ خود کو ہمیشہ آئزل کی حالت کا قصوروار سمجھتا تھا، جو کہ سچ بھی تھا، لیکن اسے علم ہی نہیں تھا کہ اس کی ندامت شرمندگی کا محبت میں ڈلتی گئی۔ شاید تب جب جانے سے پہلے وہ آخری بار آئزل سے ملا تھا، اس لیے وہ یہاں کبھی واپس نہیں آنا چاہ رہا تھا، کیونکہ وہ جانتا تھا کہ یہاں زندگی ڈر ڈر کے گزرے گی۔ آئزل کو دیکھ کر اسے یہی ڈر لگ رہا تھا کہ کہیں اسے سب کچھ یاد نہ آ جائے۔ وہ جانتا تھا کہ جب اس کی اصلیت کا سب کو علم ہوگا تو سب اسے نفرت کی نگاہ سے دیکھیں گے، خاص طور پر شامیر۔ وہ تو شاید اسے جان سے ہی مار دیں گے، لیکن اب اسے ان سب چیزوں کی پرواہ نہیں تھی۔ اسے پرواہ تھی تو صرف آئزل کی۔ اگر اسے پتا چل گیا اور وہ مجھ سے نفرت کرنے لگی تو پھر کیا ہوگا؟ اس کی نفرت تو اسفند کو جیتے جی مار دینا تھا۔ کیسے سہتا اس کی نفرت؟ اتنی ہمت اس میں نہیں تھی، وہ اس کے قریب نہیں تھی، اس کا نام نہیں تھی، لیکن کم سے کم اس سے نفرت تو نہیں کرتی تھی۔ لیکن جس دن آئزل کو سب یاد آ جاتا اس دن تو وہ اسفند یاد کو شاید نفرت کی نگاہ سے بھی نہ دیتی۔ کیا کوئی راستہ نہیں ہے جس سے اس کے دل میں موجود یہ ڈر ختم ہو جائے کہ آئزل اس سے دور جا سکتی ہے، اس سے نفرت کر سکتی ہے؟ ہاں، ایک راستہ تو تھا۔ اگر آئزل شاہ میر شاہ آئزل اسفند جارحان بن جائے تو اس کے دل میں کم سے کم یہ ڈر تو نہیں ہوگا کہ آئزل اسے دور جا سکے گی۔
तब तो उसकी नफरत भी बर्दाश्त करने को तैयार था, क्योंकि जब दिल में कम से कम ये डर तो नहीं बैठेगा कि आयजा कभी उससे जुदा हो सकेगी। नींद से जागते ही उसने गायब धमाके से छत को देखा, लेकिन जहन जल्दी ही मुकम्मल बेदार हो गया था। गहरा सांस लेकर वो उठने लगे जब नजर अरहान के हाथ की तरफ गए, जो उसके सीने पर अपना हाथ रख के नहायत ही पुरसुकून होकर सो रहा था। उसका हाथ अपने सीने पर देखकर मीराल ने उसके हाथ को उस तरह दूर फेंका जैसे वो कोई अछूत हो। मीराल की इस हरकत पर अरहान ने कुछ मजाक करवट बदली, जिस पर मीराल ने चुप बड़ा सांस लिया, क्योंकि इस वक्त उसका सामना बिल्कुल भी नहीं करना चाहती थी। उसकी शर्ट लेस वजूद से नजर चुरा कर वो अपनी जगह से उठी और अपने कपड़े निकालकर वॉशरूम में चले गए। मन्नत, चलो उठो, नाश्ते का टाइम हो रहा है। असमी की आवाज सुनते ही उसने मुंह बसोकर करवट ली थी। फजर के करीब जाकर तो उस बंदे ने सोने की इजाजत थी, लेकिन फजर के लिए फिर उठा था। शाव लेकर नींद में झूमते हुए उसने नमाज अदा की और फिर पुरसुकून होकर सोने के लिए लेट गई। लेकिन अभी सोते हुए 20 मिनट ही गुजरे थे कि जब वो फिर उसके सर पर खड़ा हो गया। मन्नत, उठो, अजमीर सोने दे मुझे। लड़की, नाश्ते का टाइम हो रहा है, चलो नीचे। सब तुम्हारे देर से उठने का पर क्या सोचेंगे? अब कोई कुछ नहीं सोचेगा। अगर किसी ने पूछा कि जन्नत देर से क्यों उठी है तो बता दीजिएगा। तुम मुझे जानती हो मन्नत, मैं कितना बेशर्म इंसान हूँ। अगर किसी ने पूछा तो बताने में देर नहीं करूंगा, इसलिए बेहतर है तुम शराफत से उठ जाओ। उसने मन्नत के गीले बालों में हाथ फेरते हुए कहा। पागल तो वो उसके लिए हमेशा से था, लेकिन आज मन्नत का निखरा नखरा रूप से उसे मजीद पागल करा था। अजमी की बात सुनकर वो गुस्से से अपनी जगह से उठी। उसकी नींद से बड़ी हुई आंखें देखकर अजमीर को अपने मासूम जान पर टूट कर प्यार आया। अजमीर, मुझे बहुत नींद आ रही है, प्लीज ना मत तंग करें। उसके सीने पर अपना सर रखकर उसने मासूमियत से कहा, अच्छा ठीक है, लेकिन बस 1 घंटे के लिए सोने की इजाजत है। हाँ ठीक है। उसने जल्दी से अपना सर हिलाया। इस वक्त तो ये 1 घंटा भी उसे गनीमत लग रहा था। उसे दूर होकर वो सोने के लिए लेट गई। जब उसके बराबर लेट कर अजमीर ने उसे अपने हसाम में ले लिया। आप तो नीचे जाएं, आप क्यों सो रहे हैं? सोना, नींद तो मेरी भी पूरी नहीं हुई, मैं भी थोड़ी देर नींद ले लेता हूँ ताकि मस्जिद काम के लिए अच्छे से जा सकूं। उसकी बात सुनते ही मन्नत को अपने कानों से धुआं निकलता हुआ महसूस हो रहा था। उफ, क्यों था वो शख्स इतना बेबाक? उसकी बातों को नजरअंदाज करके मन्नत ने अपनी आंखें बंद कर ली और 1 से 2 मिनट बाद ही वो फिर से नींद की वादियों में चले गए। कमरे से निकलते ही वो नर्वस सी अपनी जगह पर खड़ी रहती जब मुलाजमा उसे वहां पर खड़ा देखकर डाइनिंग रूम में ले आए, क्योंकि शाहजाद साहब और मेहरीना बेगम वहीं पर मौजूद थी। अस्सलाम वालेकुम। उसकी नरम आवाज पर वो दोनों चौंके। वालेकुम सलाम, इतनी जल्दी उठ गई मेरा बेटा? उसे देते ही शाहजाद साहब अपनी जगह से उठे और उसके सर पर हाथ फेरते हुए उसे अपने साथ लगा लिया। उनके शफकत भरे हुए अंदाज पर वो हल्का सा मुस्कुराई। जी, मैं जल्दी ही उठ जाती हूँ, आओ नाश्ता करो। कुर्सी की जानब इशारा करके वो वापस अपनी जगह पर बैठे। मेराल, रात को नींद ठीक से आ गई थी ना बेटा? मेहरीना बेगम के पूछने पर उसने होले से अपना सर अखबार में हिला दिया। अच्छा, बताओ नाश्ते में क्या खाओगे? मैं कुछ भी खा लूंगी। मेरा बेटा, अपनी पसंद बताओ ना। उनके दोबारा पूछने पर उसने झिझकते हुए अपनी पसंद बता दी। नया घर था, अजनबी लोग थे, उसकी झिझक फितरी थी। मुलाजमा को बात है कि मीराना बेगम ने उसे नाश्ता बताया, जिस सुनकर मुलाजमा अपना सर हिलाते वहां से चले गए। अरहान उठ गया? नहीं, वो सो रहे हैं, मैं उसे जगा कर आती हूँ। अपनी जगह से उठकर वो जाने लगे जब मेराल भी अपनी जगह से उठकर खड़े हुए। आप बैठ जाएं, मैं चली जाती हूँ। उन्हें रोककर वो अरहान के कमरे की तरफ चले गई। उसकी यहाँ पर मौजूदगी के बावजूद भी अगर वो उठकर जाती तो यह बात उसे हरगिज अच्छी नहीं लगती। कमरे का दरवाजा खोलकर वो अंदर दाखिल हुई। इस लम्हे वाशरूम का दरवाजा खोलकर अरहान बाहर निकला। अरहान को देखते उसे अपनी नजरें आंखें मीच ली थी, जो इस वक्त ब्लू जीन्स पहने शर्ट लेस खड़ा था, जबकि पानी टपकते हुए भीगे बालों में अपना टॉवल फेर रहा था। लेकिन मिराज को देखते ही वो अपनी जगह साकत रह गया। होश उसे मिराज के जाने पर आया था, जो उसे फिर से शर्ट लेस देकर कमरे से भाग रहे थे। लेकिन उसके बढ़ते कदमों को अरहान की बारी आवाज ने रोक दिया। मिराज, रुको। वो उसके पीछे जगह खड़ा हुआ। कहाँ जा रहे थे? उसकी आवाज सुनकर वो तेज धड़कते दिल के साथ मुड़ी और अरहान को अपने इतने करीब देखकर दिल की धड़कन मजीद बढ़ गई। बेसाता मिराज का हाथ उसके बढ़ाना सीने को छू गया था और गलती से हुई अपनी इस हरकत पर वो जी भरकर शर्मिंदा हुए। कुछ कहना था तुमने? अरहान बा उसका जुमला मुकम्मल होने से पहले अरहान ने उसके नाजुक लबों को अपने बारी हाथ के नीचे दबा दिया। सिर्फ अरहान कहो। उसके लबों से हाथ हटाकर उसके चेहरे पर बिखरता हुआ दिलकश रूप देखने लगा। उसके गुलाबी रंगत सुरख रंग में बदल चुके थे। महज लबों पर हाथ रखने से वो इतनी सुर हो गई थी, तो अरहान की शिद्दतें बर्दाश्त करने पर उसका क्या हाल होना था, ये बात वो बस सोच कर आ गया। वो मैं जगाने आई थी आपको। कपकपाते लहजे में अपनी बात कहकर वो जल्दी से कमरे से निकल गई और उसकी स्पीड देखकर अरहान का क्या का कमरे की जीनत बना।
दबे कदमों से चलती हुई वो बाहर की जानब जाने लगी, जब पीछे देखने के बाद सामने की तरफ से आते हुए सलार से उसका जोरदार तसादम हुआ। उफ, देख कर नहीं चल सकते? तुम कहाँ जा रही थी इस वक्त? सलार ने उसका हुलिया देखकर पूछा, जो आम दिनों से थोड़ा सा मुख्तलिफ था। हल्के पीले रंग की घुटनों को छूती हुई ढीली फ्रॉक के साथ ही उसने सफेद रंग की पटियाला शलवार पहनी थी, जबकि बाल जो ज्यादातर खुले रहते थे आज स्टाइलिश चुटिया में बांधे पड़े थे। उसे आयरा से कहकर बालों में नकली चुटिया भी बंधवा ली थी, इसलिए चुटिया में बंधे बाल कुछ ज्यादा ही लंबे लग रहे थे, जिन्हें वो आगे की तरफ डाले गाउन की घोड़ी की तरह बार बार घुमा रहे थे। मैं बाहर जा रही हूँ, रास्ते से हटे। तमीज से बात करो। बताओ मिशाल आंटी को बड़े भाई से तुम कैसे बात कर रही हो? बताओ मिशाल आंटी को बड़े भाई से तुम कैसे बात कर रही हो? सलार नामी कोई शख्स मेरा भाई नहीं है। हाँ, सलार नाम रखने से पहले आप सलार सिकंदर तो नहीं बन सकते ना, पर फिर भी मैं आपको अपना भाई नहीं बना सकती। आगे की तरफ डाली चुटिया को घुमाते हुए उसने एक अदा से कहा था। जब सलार की नजर उसकी हथेली पर पड़ी, उसका हाथ पकड़कर वो देखने लगा, जब हथेली के कोने पर मेहंदी से छोटा सा सलार सिकंदर लिखा हुआ था। हद होती है आयशा, एक नकली किरदार को तुमने सर पर इतना सवार कर लिया कि हाथों पर उसका नाम भी लिखवाने लगे। उसके नावल की दीवानी से वो अच्छी तरह वाकिफ था, इसलिए आशा के हाथ पर नाम देखा उसे समझने में देर नहीं लगी कि वो नाम किसी फर्जी किरदार का है। वैसा भी आशा की जिंदगी में कोई लड़का था नहीं और उसे जरूरत भी नहीं थी। उसके तो अफसानी किरदार ही बहुत अच्छे थे। हाँ, मैंने लिखवाया नाम, आपको क्या तकलीफ है? मिशाल आंटी को बताता हूँ, उन्हें जरूर तकलीफ होगी। नहीं नहीं, उसकी धमकी पर आशा ने घबराते हुए जल्दी से कहा, अगर मिशाल उसकी हथेली पर यह नाम देख लेती तो आइंदा के लिए उसके हाथों पर मेहंदी लगना ही बंद हो जाती। प्लीज उन्हें मत बताइएगा, इतनी मुश्किल से तो उनसे छुपाती फिर रही हूँ। ऐसे काम ही क्यों करती हो जिसे छुपाना पड़े? हाँ, तो जब तक मेरा असली सलाह नहीं आ जाता तब तक तो यही करना पड़ेगा ना। मेरा भी दिल है, मेरे भी कुछ अरमान है जो माम पूरे नहीं करने देते, इसलिए प्लीज आप माम को बात बताइएगा। अच्छा तो फिर ठीक है, मेरा नाम लो बाई लगाकर, सलार भाई, बाई सलार। वैसे भी आप मेरे भाई ही हैं, सलार नाम रखने से कौन सा आपने सलार सिकंदर बन जाना है? उसे नाक चढ़ाई। ऐसा भी क्या है सलार सिकंदर में? उसके पास 150 प्लस IQ लेवल है, वो डिम्पल बॉय होता है और उसके पास फोटोग्राफिक मेमोरी भी होती है। वो अपनी बीवी से बहुत मोहब्बत करता है और उसके 4 बच्चे भी होते हैं। बाकी सब चीजों का तो नहीं पता, लेकिन बीवी से मोहब्बत तो मैं भी बहुत करता हूँ और बस एक बार मेरी बीवी राजी हो जाए तो फिर मैं 4 की बजाय 8 बच्चे पैदा करने में भी देर नहीं लगाऊंगा। उसकी बात सुनकर वो कानों को हाथ लगाकर तौबा तौबा करती वहां से चली गई। आशा के अंदाज पर वो हंसते हुए खुद भी अपने कमरे की तरफ चला गया। कमरे में दाखिल होते ही उसकी नजर बैर पर सोती हुई जन्नत पर गई। फिक्रमंदी से उसके करीब जाकर उसका माथा छूकर देखने लगा। वो इतनी देर तक तो नहीं सोती थी। जन्नत उठ जाएं। चेयर पर बिखरे बालों को कान के पीछे करते उसने नरमी से कहा। सलार का लम्स महसूस करते जन्नत ने अपनी नींद से बड़ी हुई आंखें खोलकर उसको देखा और उसे अपने इतने करीब देखकर वो झटके से उठी, जिसके बाद उसका सर सलार के साथ लगा। आंखें मीच कर वो अपना सर सिलाने लगी। जब उसके पीछे उसका हाथ पीछे करके वो खुद उसका सर सिलाने लगा। सलार की हरकत पर वो साकत होकर चंद लम्हे उसका चेहरा तकती रहे, जो अब उसके सर पर अपने लब रख रहा था। सलार की हरकत पर जन्नत ने फौरन उसे खुद से दूर किया। जन्नत, मैं तो बस सिला रहा था। उसकी बात का बिना कोई भी तासर लिए वो अपनी जगह से उठकर कमरे से निकलकर चली गई थी, क्योंकि उसका सारा सामान उसके अपने कमरे में ही पड़ा हुआ था और इस वक्त वह सलार के कमरे में मौजूद थे। खेतों के दरमियान में खड़ी होकर वो अपनी आंखें नीचे हर तरफ देख रही थी। इतनी तैयार होकर वो यहाँ पर गर्मी में मच्छरों के साथ खेतों में सिर्फ इसलिए खड़ी थी क्योंकि उसने अक्सर नॉवेल्स में हीरो हीरोइन का यही सीन पढ़ा था, जिसमें खेतों में खड़ी हीरोइन को खूबसूरत हीरो देख लेता है। वो अपना आप ही इस वक्त वो इसी तरह तस्वर करती कि उसे भी कोई प्यारा सा लड़का देख ले। मिशाल कहती थी कि आयशा नॉवेल्स के लिए पागल है और वो बिल्कुल ठीक कहती थी। वो मासूम लड़की हकीकत की दुनिया से दूर थी, जिसकी दुनिया नावल से शुरू होकर नावल पर ही खत्म होती थी और उसे लगता था कि फर्जी किरदारों की तरह हकीकत में उसका भी कोई हीरो आ जाएगा। उफ, कितने मच्छर हो रहे हैं यहाँ। उसने अपने हाथ पर खुजली करते हुए मुंह भगाकर कहा। जब नजर थोड़ी दूर खड़े शख्स पर गई और उसे देखते ही आशा ने अपने दिल पर हाथ रखा। ब्लैक शर्ट के साथ ही डार्क ग्रे कलर की जीन्स पहने हुए, आंखों पर सन ग्लासेस लगाए वो जो कोई भी था बेताशा हु बड़ू था। भागने के अंदाज में उसके करीब गई। हेलो, उसके करीब जाते ही आयशा ने मुस्कुराते हुए कहा, जिस पर सामने खड़ा शख्स भी हल्का सा मुस्कुराया। अस्सलाम वालेकुम। उसका सलाम करने पर वो जी बढ़कर शर्मिंदा हुए। उफ आयशा, सलाम करने में क्या हर्ज था? अब से मैं चाहे किसी से भी मिलूं सबसे पहले सलाम करूंगे। सोचते हुए उसने सलाम का जवाब दिया।
वालेकुम सलाम, मेरा नाम आयशा है। आयशा, पूरा नाम बताओ, अच्छा इंप्रेशन पड़ेगा। दिल में खुद को डपटते हुए उसने अपना पूरा नाम बताया, आयशा इहाब अफंदी। नाइस नेम, मेरा नाम आयशा कुरैशी है। हाय अल्लाह, कितना प्यारा नाम है। उसे दिल में सोचा था, जी तो आयशर, मैं कोई मदद कर सकती हूँ आपकी? जी, मुझे शाह वेली जाना है, क्या आप रास्ता बता देंगी? अल्लाह की भी यही मर्जी है कि ये बंदा खूबसूरत बंदा मेरा हो जाए, तभी तो उसे मुझसे मिलवाया है, और ऊपर से उसे जानना भी शाह वेली है। उसके दिल में तो जैसे लड्डू फूट रहे थे। जी मैं जानती हूँ, आए मैं लेकर चलती हूँ। आशा की बात सुनते उसे मुस्कुराते हुए दूर खड़ी अरीशा को आवाज दी, जो अपनी तस्वीरें बनाने में मसरूफ थी। आशी, हाँ, यहाँ आओ, बस बहुत बना ली तस्वीरें। उसकी निगाहों का रुख देकर आशा भी उसकी तरफ देखने लगी, जहाँ पर वो मॉडर्न सी लड़की खड़ी थी, ब्लू कलर की जीन के साथ ही व्हाइट कलर की शर्ट पहने, खुले बालों के साथ खड़ी, वो जो भी थी बेहद हसीन थे। आशा की आवाज पर उसने हैंडबैग में मोबाइल डाला, उसकी तरफ आ गई। क्या ये आपकी बहन है? अरीशा के करीब पूछते ही उसने मुस्कुराते हुए आशा से पूछा, जबकि नजरें उस लड़की पर जमी हुई थी जिसे वो अपनी नंद भी मान चुकी थी। नहीं नहीं, ये तो मेरी बीवी है। क्या? आशा की बात सुनते वो अपना तेज चिही कि वो इतना तेज चिही के पास खड़े लोग हैरत से उनकी तरफ देखने लगे। ये बीवी है तो मेरे साथ बातें क्यों कर रही हैं? आप तो खुद आई थी, मैंने तो बस रास्ता पूछा था। मुझे नहीं पता कहाँ जाना है, मुझे खुद ही ढूंढते फिरो हवेली। गुस्से से कहती वो वहां से चली गई थी। बीबी पास है, फिर भी बेशरम मुझ पर लाइन मार रहा था, छछोड़ा। तेज तेज चलते हुए उसने सारा इल्जाम आशा पर डाला, जबकि वो दोनों मियाँ बीवी हैरत से इस अजीब लड़की की पुष्ट को तकते रहे। अच्छा खासा मूड खराब हो चुका था। इतनी देर बाद एक लड़का मिला, वो भी शादीशुदा निकला। अब उसका इरादा वापस हवेली जाने का था, और इसी तरफ जा रही थी जब नजर थोड़ी दूर खड़े अंकल पर गई, जो अपना सामान ठेले पर रख के फ्रूट्स का जूस निकाल कर लोगों को दे रहे थे। वो दिखने में काफी कमजोर और ज्यादा उम्र के लगे थे। चलो उनकी मदद ही कर देती हूँ, शायद इसी नेकी से मुझे मेरा हीरो मिल जाए। चुटिया पीछे कमर पर डालकर वो अंकल की तरफ गई, जो इतनी गर्मी में अकेले काम कर रहे थे। अंकल जी। नरम सी आवाज सुनते इस आदमी ने आशा की तरफ देखा, जो दिखने में तो गांव की लड़की ही लगे थी, लेकिन उसका लहजा यहाँ के लोगों से बेहद मुख्तलिफ था। हाँ बिटिया, कहो। आप इतनी गर्मी अकेले काम कर रहे हैं, लाई मैं मदद कर देती हूँ। हाथ बढ़ाकर उसके हाथों में थमे हुए जूस के गिलास लेने लगी, जब उस आदमी ने मुस्कुराते हुए उसे टोक दिया। नहीं बिटिया, ये तो मेरा रोज का काम है, मैं कर लूंगा। लेकिन आज मैं यहाँ हूँ तो मैं मदद कर देती हूँ ना। नहीं, मैं कर लूंगा। अरे मैंने बोला ना कर दूंगी। छोटी सी पेशानी पर ढेरों बार नमूदार हुए थे। ये तो वो मददकारी थी, ऊपर से अंकल के ड्रामे खत्म नहीं हो रहे थे। नहीं, मैं खुद कर लूंगा। समझ नहीं आ रही कि मैं कर रही हूं ना काम, गुस्से से कहते हुए उसे जोर लगाकर ग्लास अपनी तरफ खींचा, जिसके नतीजे में ये निकला गिलास और जूस के साथ साथ वो खुद भी जमीन पर गिर गए। मैं तो मदद कर रही थी बस, उसने आदमी की तरफ देखते हुए हल्की आवाज में कहा, जो जमीन पर पड़े जूस और टूटे हुए गिलास को सदमे से देख रहा था। छोरी रुक, तुझे तो मैं बताता हूँ, मेरा नुकसान करके सुकून मिल गया तुझे। वो गुस्से से उसकी तरफ बढ़े, जब उन्हें अपनी तरफ बढ़ता देखकर वो होंठ दांतों में दबाए वहां से भागे थे। लेकिन अंकल जी ने उसका पीछा नहीं छोड़ा था, खुद बल्कि खुद भी वो जितना हो सकता है भागते हुए उसके पीछे आ रहे थे। अल्लाह जी, इस पागल बूढ़े से बचा ले, आंदा कभी किसी लड़के को वाली हिनवन वाली नजरों से नहीं देखूंगी। दिल में बड़बड़ाते वो मजीद तेज भागती वो हवेली से जरा दूर हो गए थे। इसलिए भागने के बाद वो जल्दी जल्दी हवेली पहुंच गई। हवेली के बाहर उसे मुतसिम खड़ा मिल गया, जो फोन पर किसी से गुफ्तगू में मसरूफ था। उसे देते ही आशा ने शुक्र बड़ा सांस लिया, उसके पीछे जाकर खड़ी हो गई। ग्रैंडफादर बचा लो, ये पागल बुढ़ा मेरे पीछे पड़ गया है। उसने मुतसिम के पीछे से अपना सर निकाल कर उस आदमी को देखा, जो गहरे गहरे सांस लेता अब उनकी तरफ आ रहा था। आयशा, और उस आदमी को देखकर मुतसिम ने अल्लाह हाफिज कहकर कॉल काट दी और संजीदगी से सामने खड़े आदमी को देखने लगा। क्या हुआ है? शाह साईं, इस छोरी ने मेरा नुकसान किया और फिर वहां से भागे। उसकी बात सुनकर मुत्तसिम ने चेहरा मोड़कर अपने पीछे खड़ी आशा को घूरा, जो उसके गुने पर फकत अपने दांत दिखाकर आ गए। कितना नुकसान हुआ है? मुत्तसिम के पूछने पर वो आदमी उसे अपना हुआ एक एक चीज का नुकसान बताने लगा, जिसे सुनते ही जेब से वॉलेट निकालकर मुत्तसिम ने 5,000 के 2 नोट थमा दिया। पैसे थाम कर वो आदमी उसका शुक्रिया अदा करता वहां से चला गया था। उसके जाने के बाद वह पूरी तरह आयशा की तरफ घुमा। ये सब क्या था आयशा? मैं तो गाँव देखने गए थे। अच्छा, तुम में कब से गाँव देखने का शौक पैदा हो गया? दरअसल नावल में पढ़ा था कि लड़की को एक लड़की से प्यार हो जाता है और वो इसी पहली बार खेतों में देता है, तो बस इसलिए मैं चले गया। उसकी बात सुनकर मुत्तसिम ने अपनी मुस्कुराहट रोकी। तो मिल गया तुम्हें लड़का? कहाँ मिला, एक लड़का मिला था, वो भी शादीशुदा निकला। उसे अपना घर फिर से याद आ गया था। थैंक यू,
مجھے بچانے کے لیے اور یہ بات کسی کو بتائیے گا نہیں، یہ آپ کا اور میرا راز ہے گرینڈ فادر، کہ آپ کو راز رکھنے آتے ہیں۔ اچانک ہی جہاں سکندر کی روح نے اس کے اندر بسیرا کر لیا۔ بالکل، میں کسی سے کیوں کہوں گا آشا، یہ تو میرا اور تمہارا راز ہے۔ اس کی بات سنتے آشا نے ہنستے ہوئے اس کے گابا پیار کیا اور اندر کی طرف چلے گئے۔ اندر کی طرف دال ہوتی اس کی نظر کھلی کھڑکی کے باعث ڈرائننگ روم میں نظر آتے مہمانوں پر گئے، جہاں پر ایک صوفے پر عالم، اس کے سامنے والے صوفے پر عاشر اور عیشا بیٹھے ہوئے تھے۔ ہائے اللہ، یہ لوگ میری شکایت لگانے تو نہیں آئے کہ میں انہیں حویلی نہیں لائے؟ باتوں کی آواز تو آ ہی نہیں رہی تھی، جو اندر چلتی ان کی باتوں کا کچھ اندازہ ہوتا۔ خیر، انہیں کیا پتا کہ میں یہاں رہ رہی ہوں؟ بے فکر ہو رہی، لیکن ذہن میں پھر سے فکر مندی سوار ہو گئی، کیونکہ اس لڑکے کو وہ اپنا پورا نام تو بتا چکے تھے، لیکن یہ لڑکا میرا نام تو جانتا ہے۔ اوف عائشہ، کیا ضرورت تھی نام بتانے کی، اور بتایا بھی تو پورا ہی بتا دیا۔ دبے قدموں سے چلتی وہ کھڑکی کے قریب جانے لگی، جب نظر نیچے کی طرف آتے ساحل پر گئی، اسے دیتے ہی وہ باتیں سننے کا ارادہ ترک کر کے وہاں سے بھاگے۔ ماہر بائے کراتا تو یقین اس بندے نے ساحر سے ہی ہونا تھا، اور ساحر سے تو اسے ویسے بھی ڈر لگتا تھا، اپنے باپ کی طرح۔ جنت وہ پہلی لڑکی ہے جو زاویہ کی زندگی میں آئی تھی۔ میں نے دیکھا ہے کہ جنت کا خیال ہی اسے کتنا خوش کر دیتا ہے۔ آپ پلیز اسے اس کی خوشی مت چھینے۔ عالم کے سامنے بیٹھے وہ منت کر رہا تھا اپنے دوست کے لیے۔ دیکھو بچے، جنت کا نکاح ہو چکا ہے، اب کچھ نہیں ہو سکتا، لیکن یہ غلط ہے۔ جب آپ نے زاویہ سے اس کا رشتہ طے کر لیا تھا تو پھر آپ کسی اور سے اس کا نکاح کیسے کر سکتے ہیں؟ عالم کی بات سنتے علیشا نے غصے سے کہا، جس پر عالم نے ناگواری سے اسے دیکھا۔ یہ تو اس لڑکی کے کپڑوں سے اسے الجھن ہوتی، شرٹ اور تنگ پہنے ہوئے کتنی آرام سے اس کے سامنے بیٹھی تھے، اوپر سے اس لڑکی کے پاس دوپٹہ نامی کوئی چیز موجود نہیں تھے۔ عالم کی ناگواری دیکھ کر عائشہ نے اسے خاموش رہنے کا اشارہ کیا، جس پر وہ خاموش ہو گئے۔ یہاں آنے کا مقصد کیا ہے؟ بس اتنا کہ آپ زاویہ سے اس کی خوشی مت چھینے۔ آپ کی کوئی بھی ڈیمانڈ ہے یا کوئی بھی، ہم آنے کے لیے تیار ہے، لیکن پلیز آپ دیکھو لڑکے، ہاتھ اٹھا کر اس نے عائشہ کو مزید بولنے سے روکا۔ میری بیٹی کا نکاح ہو چکا ہے، جس کے نصیب میں تھا اسے مل چکا ہے، جو زاویہ کے نصیب میں ہوگا وہ اسے مل جائے گا، اس لیے مزید اس بات کو مت بڑھاؤ۔ اس کی بات کا مطلب صاف تھا، اب اس معاملے میں کوئی بحث نہیں ہوگی، بات ختم۔ بابا سائیں، ایزا کے باپا وہ تینوں چونکوں اس کی طرف متوجہ ہوئے۔ کھانا لگ گیا ہے؟ اس کے بعد عالم نے اپنا سر ہلا کر عاشر اور عیشا کو دیکھا۔ چلو بچوں، کھانا لگ گیا ہے۔ نہیں، بہت شکریہ، ہمیں اب جانا ہے۔ بیگ ہاتھ میں پکڑ کر عریشہ اپنی جگہ سے اٹھی اور عاشر کو بھی اٹھانے لگی، جس کی بھوک تو کھانے کا نام سن کر ہی جاگ چکی تھی۔ کھانا کھا کر جانا، ہمارا کوئی مہمان بنا کچھ کھائے یہاں سے چلا جائے تو ہمیں اچھا نہیں لگتا۔ اس کے باپا اس نے پہلے عریشہ کچھ کہتی کہ عاشق اس کا ہاتھ پکڑ کر اسے مزید کچھ کہنے سے روک چکا تھا۔ کھانے سے کیا دشمنی، عاشق کھا کے چلتے ہیں نا، ہم یہاں پر کھانا کھانے آئے تھے۔ وہ دبا دبا چیخی، میں تو جا رہا ہوں، تم بھی چل لو، اور زاویہ کو مت بتانا کہ ہم اس کے نہ ہونے والے سسرال میں کھانا کھا کے آئے تھے، ورنہ میری شفٹ بڑھا دے گا۔ اس کا ہاتھ پکڑ کر عالم کے پیچھے چل دیا تھا، جبکہ اس کی جلد بازی پر وہ بس اپنا سر نفی میں ہلا کر آ گیا۔ کھانا تو عاشق قریشی کی محبت تھی، جسے وہ کبھی بھی کسی بھی حال میں کھا لیتا تھا۔ تبسم کا شکار ہوتی وہ کتنی دیر سے کمرے کے باہر کھڑے تھے۔ ایک پال کے بھی اس کے لیے آنکھیں میچ کر گہرا سانس لیا، پھر ہمت کر کے آہستہ سے کمرے کا دروازہ کھلا، جہاں پر کھڑا ارتضا اپنا سامان پیک میں رکھ رہا تھا۔ اس کے آنے پر وہ چونکا نہیں تھا، کیونکہ اسے یقین تھا اپنا موبائل لینے کے لیے تو حرام اس کے پاس ضرور آئے گے۔ آ جاؤ حر، تمہارا ہی انتظار کر رہا تھا۔ اسے دروازے کے پاس کھڑا دیکھ کر ارتضا نے مسکراتے ہوئے کہا۔ فیور کے پاس اس کا چہرہ ہلکا ہلکا سر ہو رہا تھا۔ وہ گاؤں میں جب بھی آتا تھا کوئی نہ کوئی بیماری تو اسے ضرور لگتی تھی، کیونکہ وہ اس ماحول کا عادی نہیں تھا۔ عادی تو عائشہ بھی نہیں تھی، لیکن وہ ہر ماحول میں بہت ہی آرام سے ایڈجسٹ ہو جاتی تھی۔ ارتضا نہیں ہوتا تھا، وہ کسی بھی ماحول میں بہت ہی مشکل سے ایڈجسٹ ہو پاتا تھا۔ میرا موبائل آپ کے پاس ہے نا ارتضا؟ ظاہر ہے جب تم مجھ سے دور جانے کے طریقے ڈھونڈو گی تو مجھے بھی تمہیں اپنے قریب لانے کے طریقے ڈھونڈنے پڑیں گے۔ میرا موبائل واپس کر دے ارتضا، یہ رہا تمہارا موبائل، لے لو۔ جینس کی پاکٹ سے حرام کا موبائل نکال کر اس نے حرام کے سامنے کیا، جسے دیکھتے ہی وہ چند لمحے اس کے ہاتھ میں پکڑا اپنا موبائل دیکھتی رہی، اور پھر آگے بڑھ کر اس کا ہاتھ سے لینے لگے، لیکن حرام کے موبائل لینے سے پہلے اس نے موبائل بیڈ پر پھینکا اور حرام کا بازو پکڑ کر اسے اپنے بے حد قریب کر لیا۔ کل رات کی گئی حرکت کا مطلب سمجھانا چاہو گی حر؟ مجھے کوئی مطلب نہیں سمجھانا، لیکن میں سمجھنا چاہتا ہوں کیا سوچ کر تم اس کمرے سے گئے تھے۔ اگر مجھے تمہیں اپنے پاس رکھنا ہوگا نہ ہو تو تمہارا باپ بھی مجھے نہیں روک پائے گا۔ اس کے چہرے پر انگلی پھیرتے وہ دھیمے مگر سخت لہجے میں کہہ رہا تھا، میں چاہوں تو ابھی اور اسی وقت اپنا ہر حق تم سے لے سکتا ہوں، پر میں تمہیں وقت دے رہا ہوں تاکہ تم میرے اور اپنے رشتے کو سمجھ جاؤ، نہ کہ مجھ سے دور ہو جاؤ۔
खुद से दूर आप मुझे काट चुके हैं इर्तिजा, उसने अटकी सांसों के साथ कहा था, क्योंकि चेहरे को छूता इर्तिजा का लम्ब उसकी सांसें रोक रहा था। आज रात हम वापस जा रही हैं, तैयार है ना? मैं कहीं नहीं जाऊंगी, लेकर तो मैं तुम्हें जाऊंगा, इसलिए अगर नहीं चाहती कि मैं तुम्हारे साथ कोई जबरदस्ती कर दूं तो खुद ही राजी हो जाना, क्योंकि अगर मैं तुम्हें जबरदस्ती यहाँ से लेकर गया तो तुम्हारा यहाँ पर वापस आना, अपने माँ बाप से मिलना बहुत ही मुश्किल हो जाएगा। नहीं, मेरा मतलब था हम मेराज के रिसेप्शन के बाद भी तो जा सकते हैं ना। इर्तिजा की बात सुनते उसने जल्दी से कहा, जबकि उसकी बात सुनते ही इर्तिजा के चेहरे के तासरात पथरीले हो गए। क्यों? उसे मेरे हाथों कत्ल करवाना चाहती है और मैं उस शख्स की शक्ल भी नहीं देखना चाहता। अगर वो जिंदा है तो सिर्फ मेराज की वजह से, क्योंकि अगर वो तुम्हारी बहन का शौहर नहीं होता तो मैं उसे खत्म करने में एक लम्हा नहीं लगाता। आप अरहान को बीच में क्यों ला रहे हैं? हुराम की बात सुनते उसने नाजुक कमर अपने साथ गिरफ्त में ली और इर्तिजा की इतनी साथ गिर पर उसे ऐसा लगा था जैसे उसकी कमर ही टूट जाएगी। बुरा लग रहा है? ऐसा कुछ नहीं है, लेकिन तुम्हारा अंदाज तो कुछ और ही कह रहा है। वो अब मेरी बहन का शोहर है इर्तिजा, लेकिन पहले तो तुम्हारा मिगेतर था ना। बताओ मुझे कितनी बार मिली तुम उससे? इर्तिजा, मेरी उनसे सिर्फ 1-2 बार ही मुलाकात हुई थी। इर्तिजा का अंदाज उसे खौफजदा करा था। उसने तुम्हें कभी छुआ? इर्तिजा, मुझे दर्द हो रहा है। अपनी कमर पर उसकी इतनी सख्त गिरफ्त पर खुराम ने तकलीफ से कहा, जवाब दो हुर। नहीं। उसने बड़ा सा नफी में हिलाया, जिसे देखकर इर्तिजा ने अपने हसास से दांत किया और इर्तिजा के आजाद करते ही वह फौरन से उसे दूरे। अपने आंसू से भीगे गाल साफ करते हुए वो इस पागल शख्स को देख रहे थे। आप बहुत बुरे हैं इर्तिजा, नफरत है मुझे आपसे। आई हेट यू, उसने भीगी आवाज में चीखा कहा। उसके कमरे से निकल चले गए। जिस मोबाइल को लेने के लिए वो इर्तिजा के पास आए थे उसे भी ले जाना भूल चुके थे। जहनी सोचों में उलझती वो कितनी देर से लान में टहल रही थी। उसे अरहान से बात करनी थी, जो यकीनन उससे शादी से खुश नहीं होगा भी कैसे? उसने जिस लड़की के साथ का तस्वर किया था उससे वो मिल जो नहीं सकी थी। अगर अरहान इस रिश्ते से खुश नहीं था तो इस बारे में उससे साफ बात करने का इरादा रखते थे। वैसे भी क्या फायदा ऐसे रिश्ते का जिसमें इंसान खुश ही ना हो। वह जबरदस्ती किसी की जिंदगी में शामिल नहीं होना चाहते थे। अरहान से बात करने का सोचते वो तेज तेज कदम उठाते कमरे की तरफ जाने लगे। जब कमरे का दरवाजा खोलते ही कमरे से बाहर आते अरहान से उसकी जोरदार टक्कर हुई। क्योंकि वो दोनों ही इस अचानक हुए हादसे के लिए तैयार नहीं थे, इसलिए अरहान का वजूद फर्श पर जा गिरा और उसके भारी वजूद पर मेराल का नाजुक वजूद भी आ गिरा। गिरते ही बेसाता मेराल के नरम होठों ने अरहान के लबों को छुआ और इस हादसे से वो दोनों ही शॉक की कैफियत में चले गए। मेराल, अरहान ने उसके शॉक चेहरे को देखकर पुकारा, जबकि अरहान की इस हरकत के बाद मेराल उसके होंठ दोबारा आपस में मिस हुए। दोबारा हुई इस हरकत पर मेराल ने शर्मिंदगी से अपने चेहरे का रुख मोड़ लिया। जहन माफ हो चुका था, वह भूल चुकी थी अरहान से वो क्या कहने आई है। मेराल, शायद तुम मुझे अपना बेड समझ रही हो। धीमी मुस्कुराहट से उसने मेराल के चेहरे की तरफ देखते हुए कहा था, जो अरहान की बात सुनते जल्दी से उसके ऊपर से उठे। मेराल जी, तुमने मुझे लिप किस किया? उसके कहने पर मेराल ने देखते हुए गालों के साथ जल्दी से अपना सर नफी में हिलाया। इस वक्त वो इतना घबराई हुई थी कि अरहान के चेहरे पर बिखरी शरारत वो देख नहीं पाई थी। मैंने कुछ नहीं किया, ये सब गलती से हुआ है। काश उसके इस पापा अरहान उसे बता सकता, अगर गलतियां इतनी खूबसूरत होती हैं तो फिर तो वो सारी जिंदगी ही इन गलतियों की, सारी उम्र ही इन गलतियों की नजर कर देना चाहता था। गलती सही सही, लेकिन किस तो की है ना तुमने। आई एम सॉरी, मैंने जानबूझकर नहीं किया। उसकी आंखें तेजी से आंसू से भीगने लगी, जबकि वो बस हैरत से अपनी मासूम जान को देखने लगा, जो इतनी से बापाई रोना शुरू हो चुके थे। उसकी कोई गलती नहीं थी, लेकिन फिर भी वो इस हादसे को अपनी गलती समझ रही थी। क्यों थी वो इतनी मासूम? मेराल, रोना बंद करो। सॉरी सॉरी। रोते हुए बेखुदी में अपनी गुलाबी नरम उंगलियों से उसके होंठ साफ करने लगी और मेराल की इस हरकत पर वो साकत खड़ा रह गया था। वो क्या कर रही थी? क्या उसके लबों से अपना लम्स मिटाना चाह रही थी? अरहान लाचारित उसकी खुशबू को अपने अंग अंग में बसाना चाहता था। एक वो थी जिसके लबों से अपना लम्स मिटा रहे थे। ये तुम क्या कर रही हो? उसके नरम हाथों को अपनी गिरफ्त में लिए उसने सख्त लहजे में कहा और उसके लहजे की सादी पर मेराल की होंसू थमे, जबकि घबराहट में मजीद इजाफा हो गया था। उफ मेराल, क्या जरूरत थी उनके होंठों को छूने की? उसने दिल में खुद को डपटा। अब उसे कैसे बताती कि उसके लबों से अपना दिया हुआ लम्स खत्म करना चाह रही थी, जिसे अरहान के होंठ साफ करने से तो उसका लम्स मिट जाना था। वो मैं लड़खड़ाहट के बाद कुछ कहा भी नहीं जा रहा था। नजरें झुकाए वो अपनी बात कहने की कोशिश करती, लेकिन अरहान तो बस उसके नरम लबों को देख रहा था, जिसे देखते छूने की चाह महसूस होती थी। उसका दिल चाह रहा था कि मेराल के लबों की यह नरमाहट महसूस करे और अपने दिल की सुनते हुए वो अगले ही पल उसके लबों को अपनी गिरफ्त में कैद कर चुका था और अरहान की सरकत पर मेराल अपनी जगह सुन्न होकर रह गए।